हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज काफ़ी ही स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से, और उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है नॉलेज एंड करिकुलम से। तो यहाँ पर हम पहले ही जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का हम सब्जेक्ट पूरा कवर कर चुके हैं 10 सेशंस के अंदर, 10 पार्ट्स के अंदर, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम का फुल रिवीजन। तो क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक डेट शीट नहीं निकाली है, फॉर एग्जांपल CSRU या फिर आपकी जो MD यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की अभी डेट शीट नहीं आई हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर की हैं उनकी अभी डेट शीट आ चुकी है और उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और जो होने वाला है या हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर हमारे जितने भी नॉलेज एंड करिकुलम के पार्ट्स हुए हैं अप्रॉक्स 11, जिसके अंदर हमने पूरी बुक कंप्लीट करी है। तो मैंने सोचा है कि आपको अब फर्स्ट टू 6 पार्ट तक मैं यहाँ पर हम कवर करेंगे सारे MCQs। तो ये सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे आपको अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहीं पर हम सारे ही क्वेश्चंस, कुछ अप्रॉक्स 100 से अबव क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर 1 टू पार्ट 6 तक हम कवर करने वाले हैं MCQs, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 7 टू जो 11 हमारे सेशन रेस्ट ऑफ द PDFs हैं वो हम कवर करेंगे। और एक मैं आपसे इस नॉलेज एंड करिकुलम के जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँगी, तो आप उसके अंदर अपने लाइव जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ लीजिएगा। तो ये सब्जेक्ट हम पूरा ख़त्म कर देंगे अब नेक्स्ट 2 या 3 सेशन के अंदर। तो आज का ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम से। तो इस सेशन को ज़रूर एंड तक देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस सेशन से, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि हमारा बहुत पहले किया था हमने, कुछ अप्रॉक्स 3 वीक्स हो चुके हैं। तो अब आप भूल भी गए होंगे, तो आपको इनके आंसर्स आते हैं। आप ये देखिए कि अब आपको कितनी रिवीजन है, कितना आपको ध्यान है, कितना आपको याद है कॉन्सेप्ट्स। तो ये सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही पर्पस है कि जो भी हमने पहले करा है हम उसको रिकॉल कर लें एक बारी, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी आ सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पता है। तो जितना मेरे से हो सकता था वो मैंने आपको इस वीडियो में अब दोबारा से कवर करा रही हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी अब आपको इसके अंदर, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा पार्ट 1 नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम MCQs कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉलेज। अब नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आंसर आपको देना है और टाइम भी आपको कम मिलेगा। कुछ सेकंड्स के अंदर आपको उसके आंसर्स देने हैं, जल्दी जल्दी से हम ये सेशन जो है हम ख़त्म करेंगे। तो व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है। A अवेयरनेस, B अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, C फेमिलियरिटी, या फिर D ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे नॉलेज का पूछा है कि नॉलेज अवेयरनेस होती है किसी चीज़ को समझना, फेमिलियरिटी होना, या फिर ऑल ऑफ देम। सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जाता है, इसके अंदर ध्यान रखिए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको मैं, वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऑप्शन इससे करेक्ट जाते हैं। नॉलेज हमारा क्या होता है, जागरूकता होना, अवेयरनेस होना, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ होना, आपको आप उस चीज़ से परिचित हैं, उसको बोलते हैं हम नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। ए अप्रोच इन एजुकेशन, बी टाइप ऑफ नॉलेज, सी सोर्स ऑफ नॉलेज, या फिर डी नन ऑफ द अबव। अब इसमें पूछा है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या है, एक तरीके की एक एजुकेशन की अप्रोच है, ये नॉलेज का टाइप है, या फिर सोर्स है जिससे हमें नॉलेज मिलती है, उस वो सोर्स है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जल्दी से बताओ उसका क्या करेक्ट आंसर है हमारा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा अप्रोच इन एजुकेशन। एक दृष्टिकोण है शिक्षा के अंदर की, एक अप्रोच है जिसे हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने में अपनी थ्योरीज को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉलेज। ये अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, नंबर मिस्टेक है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन सा नॉलेज का टाइप नहीं है। प्रायर नॉलेज, पोस्टीरियर नॉलेज, बाइंडिंग नॉलेज, या फिर टेसिट नॉलेज। इसके अंदर हमने ये बहुत ध्यान से पढ़ा था, ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर करे हैं। नॉलेज के टाइप आपको बताना है और इसमें से कौन सा नॉलेज का टाइप नहीं है।
तो अगर आपने पढ़ा हो वहाँ पर, तो यहाँ पे प्रायर नॉलेज भी है, होता है टाइप, पोस्टीरियर नॉलेज भी होता है, टेसिट नॉलेज भी होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, बाइंडिंग नॉलेज। तो बाइंडिंग नॉलेज, नॉलेज किसी भी नॉलेज का टाइप नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा था। और जब भी आप एमसीक्यूज देंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे नॉट लिखा है तो उसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी कट जाएगा आपका। तो नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज को कहाँ से एक्वायर करते हैं, या कहाँ से ज्ञान को प्राप्त करते हैं? ए स्कूल, बी पेरेंट्स, सी सोसाइटी, या डी ऑल ऑफ देम। इसमें पूछा है कहाँ से, स्कूल से लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। तो ये तो चीज़ हमें पता ही है कि हम कहीं से भी हमें नॉलेज मिलती है, हर जगह से नॉलेज मिलती है। हम कोई भी काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, सोसाइटी में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, या फिर लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें पूछा है, नॉट वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लर्निंग हमारी एक्टिव होती है, या लर्निंग हमारी कंस्ट्रक्टेड होती है कि हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, लर्निंग हमारी रिफ्लेक्टिव होती है, या फिर लर्निंग इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या लर्निंग हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है? तो क्योंकि क्यों हम, कि अगर जैसे अडल्टहुड एज में आ गए हैं तो क्या वहाँ पर लर्निंग स्टॉप हो जाती है, या फिर हम 30 to 40 ईयर्स में पहुँचते हैं तो क्या लर्निंग स्टॉप हो जाती है? नहीं, जब तक आप जिंदा हैं, आप अलाइव हैं, तब तक आपकी लर्निंग जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लर्निंग इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब बॉर्न होता है बेबी, वहाँ से लेकर आपके डेथ तक आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इंफॉर्मेशन इज, अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज स्टैटिक इन नेचर, इंफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट, सी द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी थ्रू डिफरेंट मीन्स दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। अब जानकारी के लिए पूछा है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या वो एक स्थिर होती है, उसका नेचर जो होता है स्टैटिक होता है, या फिर एक कॉम्बिनेशन होता है डेटा और कॉन्टेक्स्ट का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट मीन से, वर्बल से, नॉन वर्बल सिग्नल से। तो क्या ये होता है हमारा, या सारी ही चीज़ें हैं ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो सारी ही चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन का ये पार्ट है। नेक्स्ट, नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स। अब नॉलेज हमें जो सेंसेस से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीइंग, सीइंग मतलब होता है देखना, टेस्टिंग, स्मेलिंग, या ऑल ऑफ द अबव। सेंसेस क्या होते हैं, हम हमारी जो भी सेंसेस होते हैं, इंद्रियां जिसे हम बोलते हैं, कि देखना, चखना, और हमारा हो गया है स्मेल, सूंघना, सुनना, ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं। तो नॉलेज थ्रू सेंसेस का इसका मतलब क्या है? तो इन सभी से हमें नॉलेज मिलती है। हम देख रहे हैं तो हमारे देखकर हमें चीज़ों को समझ रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, या फिर हम स्मेल कर रहे हैं, या फिर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी तो आपको नॉलेज मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज इन टीचिंग। अब करिकुलम एक्टिविटीज़ टीचिंग के अंदर क्यों यूज़ होती है? ए मेकिंग टीचिंग ईजी, या जो टीचिंग होती है हमारी, शिक्षण होता है, उसको आसान बनाने के लिए, या फिर टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होता है उसको इंटरेस्टिंग, उसको अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग प्रोसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या फिर टू असिस्ट द टीचर, टीचर को असिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ टीचिंग के अंदर क्यों यूज़ होती हैं ये पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग, ईजी बनाने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और इफेक्टिव बनाने के लिए। अब आप देखिए सारे ही अलग अलग ऑप्शन थे, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो बी से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ हमें मिल रही है, इंटरेस्टिंग भी मिल रहा है, ईजी भी मिल रहा है, इफेक्टिव भी मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब यहाँ पे जो फिलोसफीज़ हैं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट सेशन में भी आपको मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये एक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो आइडियलिज्म का क्या गोल होता है ये बताना है।
परफेक्ट अडेप्शन टू द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना परफेक्टली। बी, रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ को रियलाइज करना या उनको प्राप्त करना। या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, जो इंसानों की ज़रूरतें होती हैं उनको सेटिस्फाई करना। या फिर डी, कल्टिवेशन ऑफ डायनामिक अडेप्टेबल माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड एंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशंस। तो यहाँ पे आइडियलिज्म का मीनिंग पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है, आइडियलिज्म का मीनिंग ये होता है कि आपने किसी को अपना आइडियल मान लिया और आप उससे बहुत इंस्पायर हैं, तो आप उनकी जो भी उनकी संस्कार हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो आप उसको अडेप्ट कर रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है आइडियलिज्म का? रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म? तो रेस्ट ऑफ द थ्योरीज यही हैं, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो यहाँ पर ये चार थ्योरीज को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे पूछा है इन तीनों थ्योरी का कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि सेम जो है, सेम विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। बी, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल। सी, एम्फेसिस ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट। या फिर डी, एम्फेसिस ऑन वैल्यू एजुकेशन। अब यहाँ पे प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म का पूछा था, तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल, क्योंकि ये यहाँ पर एक व्यक्ति पे जोर देता है, हमारे इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है सारी, तो एक इंडिविजुअल ही करता है। तो प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको एम्फेसिस करता है? इंडिविजुअल को। नेक्स्ट, करिकुलम करिकुलम क्या है? एक कोर्स है, सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं इंस्टीट्यूशन की। तो करिकुलम क्या है कि सिर्फ एक कोर्स होता है, पाठ्यक्रम या सिलेबस होता है, या फिर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशन में, हम उसे कहते हैं करिकुलम। तो जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसे बोलते हैं करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द। अब करिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, वो हमें किस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है? ए, एजुकेशन। बी, ऑब्जेक्टिव्स। सी, वैल्यूज़। डी, जॉब। तो किसको अचीव करने के लिए हेल्प करता है हमारा करिकुलम? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स को। तो हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है करिकुलम। तो मेन मोटिव ही करिकुलम का ये होता है कि हमारे जितने भी बेसिक हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने लगाए हैं, उद्देश्य लगाए हैं, हम उसको पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम? अब करिकुलम का क्या नेचर है ये आपको बताना है। क्रिटिकल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव, या फिर सारे ही इसके नेचर हैं। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपका फटाफट से मैं एक रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो नेचर ऑफ करिकुलम क्या है यहाँ पर ये आपको बताना है। क्रिएटिव है या फिर क्रिटिकल है या कंजर्वेटिव है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शन क्या हैं? ये सारे ही क्या है? एक नेचर है करिकुलम का, क्रिटिकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है और कंजर्वेटिव भी होता है। नेक्स्ट, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ। सिलेबस किसका पार्ट है ये आपको बताना है। करिकुलम का, क्लासरूम का, एक्टिविटीज़ का या सोसाइटी का? अब किसका एक पार्ट होता है, मतलब कि हमारा एक ऊपर आता है एक चीज़ और उसके नीचे हमारा सिलेबस आता है, उसका पार्ट हो गया ये। तो ये सब पार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो आप बताइए कि सिलेबस किसका पार्ट है, करिकुलम, क्लासरूम एक्टिविटीज़ या फिर सोसाइटी का? तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम ब्रॉडर टर्म है और सिलेबस नैरोअर टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। जो हमारा एक आउटलाइन होती है टॉपिक्स की, कि मतलब जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है, उसके अंदर हमें उसकी टॉपिक्स को कवर कराना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं या कोर्स कहते हैं? तो हम जिसको हमें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसको चीज़ को कवर करना है तो हम उसको बोलते हैं सिलेबस। करिकुलम हमारे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता है, बट जो सिलेबस होता है हमें इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर या 2 मंथ्स या 1 मंथ या 1 वीक के अंदर जो हमें कवर कराना है उसको हम बोलते हैं सिलेबस। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारा ओवर हो चुका है, 15 क्वेश्चंस।
नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसके अंदर पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो यहाँ पे पूछा है कि हम उसको क्या कहते हैं जो एजुकेशन हमें एक्वायर करते हैं हम विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, फिक्स्ड पीरियड नहीं होता, उसका प्लेस नहीं होता, तो हम उसको क्या कहते हैं। इनडायरेक्ट एजुकेशन कहते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जल्दी से बताओ उसको, हम जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, पीरियड नहीं है, प्लेस नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हमें कहीं से भी मिल जाती है, कोई उसका ये नहीं कि स्पेसिफिक पर्पस है, वो आपको पूछना पड़ेगा तब आपको मिलेगी। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको वो चीज़ इनडायरेक्ट वे में मिल जाती है, तो इनफॉर्मल जिसे हम कहते हैं, तो इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं ये आपको क्लियर करना है या बताना है। ए, एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स, टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, टीचर, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसमें से 3 कंपोनेंट्स कौन से यूज़ होते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा बी ऑप्शन, टीचर, स्टूडेंट, टीचर भी चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। थर्ड, अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोसेस गोज फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड क्या होता है हमारा, ये आपको पता है बिल्कुल। तो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये जो मेथड होता है इसके आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देती हूँ। ये मेथड हमारा हायर क्लासेस के अंदर यूज़ होता है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, पहले रूल मिलता है, रूल को आप जानते हैं, देन आप उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। तो एग्जाम्पल हमारे स्पेसिफिक होते हैं बट जो रूल होता है वो जनरल होता है, तो हमारा इसके अंदर हम जनरल से कहाँ पर जाते हैं, स्पेसिफिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड एजुकेशन। अब बच्चों के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर स्कूल ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहला स्कूल उनका कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। बच्चा जब घर पर आता है, बॉर्न होता है, उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले घर पर आता है, अपने फैमिली मेम्बर से उनको समझता है वो क्या कह रहे हैं, तो वही उसका पहला स्कूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the supporter of naturalism in education। अब नेचुरलिज्म को किसने सपोर्ट किया था ये आपको बताना है। फ्रोबेल ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन लॉक ने या फिर रूसो ने। तो जल्दी से बताइए कि इसका क्या करेक्ट आंसर है हमारा, कि किसने नेचुरलिज्म को एजुकेशन के अंदर सपोर्ट किया था। तो इसका आंसर है हमारा रूसो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मेन सेंटर क्या है, सोसाइटी, फैमिली या फिर रेडियो एंड टेलीविज़न या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। मेन सेंटर पूछा है इनफॉर्मल एजुकेशन का, जो आपको अनौपचारिक शिक्षा जो मिल जाती है, कहाँ से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, फैमिली से, रेडियो से या फिर सारे ही ठीक हैं। तो इसका ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली मिलते हैं, आप बहुत फ्रैंक होते हैं यहाँ पर, अपने मन की बात कह सकते हैं। तो सोसाइटी भी ऐसी ही होती है, फैमिली भी ऐसी होती है, रेडियो भी आपको मिल जाता है। जब आप रेडियो ऑन करते हैं, टेलीविज़न ऑन करते हैं, तो आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। किसने एम्फेसाइज किया है जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है। ए, विवेकानंदा, बी, रूसो, डी, जॉन डुई या फिर डी, मारिया मॉन्टेस्टरी। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर किसने एम्फेसाइज किया है एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा जॉन डुई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद थ्योरी ऑफ। यहाँ पे पूछा है जो एपिस्टेमोलॉजी है वो एक ब्रांच है फिलॉसफी की, तो वो किस थ्योरी से कंसर्न्ड है, एजुकेशन से, नॉलेज से, लर्निंग से या फिलॉसफी से। बहुत ईजी है, हम बहुत बार कर चुके हैं ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नॉलेज। तो किससे कंसर्न्ड है वो, नॉलेज से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर टीचिंग इज एन। अ फेमस फिलोसोफर के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, एक टेक्निक है या फिर एक प्रोसेस है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ईजी है, वो है हमारा आर्ट। तो एक फेमस फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग टीचिंग इज एन आर्ट, एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी? अब टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी क्यों है ये आपको बताना है। ए, इंक्रीज टीचिंग स्किल्स को बढ़ाना। बी, अंडरस्टैंडिंग मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स होते हैं उनको समझना। सी, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग पूछा है कि क्यों ज़रूरी है, तो सारे ही ऑप्शन हमारे पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग स्किल्स को इंक्रीज करना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, मेथड्स को और नॉलेज को अपग्रेड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का? स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी या फिर होम? तो इसका करेक्ट आंसर है होम। होम होता है हमारा घर, जो होता है वो होता है, वहाँ से मिलती है हमें इनफॉर्मल एजुकेशन। बट स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी ये सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और फॉर्मल एजुकेशन हमें रिसीव होती है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पार्ट सेकेंड। तो हम बहुत जल्दी से कवर करने वाले हैं 6 पार्ट्स। हम थर्ड पार्ट पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से हमारा होता है पार्ट थर्ड स्टार्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है हमारे साथ, तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो पहले से ही बच्चे जुड़े हुए हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनके लिए ये एक रिवीजन है। तो हमारा भी नॉलेज के टाइप से आ जाते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज प्रायरी नॉलेज? अब प्रायरी नॉलेज क्या होती है? द नॉलेज दैट इज अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। बी, नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। सी, नॉलेज इज नॉन एम्पेरिकल, या फिर डी, बोथ ए एंड सी। अब प्रायरी नॉलेज पूछा है, जो हमने टाइप्स करे थे, टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो नॉलेज का जो हमें इंडिपेंडेंटली मिलती है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमें अपना आप से ही रिसीव होती है नॉलेज। बी, नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस, या फिर देखिए अभी दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, या तो ए होगा या बी होगा, या नॉलेज इज़ नॉन एम्पेरिकल। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड सी। यहाँ पर ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। जो नॉलेज हमें अटेंड होती है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड नॉलेज कैसी होती है, नॉन एम्पेरिकल होती है, यहाँ पर अनुभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पेरिकल या फिर पोस्टीरियरी नॉलेज? यहाँ पे पूछा है एम्पेरिकल या फिर पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होती है। तो पोस्टीरियरी नॉलेज का ही सेकंड नेम क्या है? एम्पेरिकल नॉलेज। ए, नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। बी, नॉलेज गेन विदाउट एक्सपीरियंस, जो हम विदाउट एक्सपीरियंस करते हैं। अब देखें यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से एक ही ऑप्शन होगा। सी, नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, जो कुछ हमारी जो नॉलेज होती है वो सर्टेन एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ उसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो है हमारा नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपीरियंस। हमने इससे पहले करा था प्रायरी नॉलेज, जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती, जो हमें ऐसे ही मिलती है। पर पोस्टीरियरी होता है जो हमें पहले से ही नॉलेज है। तो ये हमें कैसे मिलती है? हमें एक्सपीरियंस से हम लेते हैं, एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, हमें एक्सपीरियंस हो गया, देन हम उसको आगे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज इज गेन थ्रू, जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो हमें किससे मिलती है? अथॉरिटी से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो साइंटिफिक नॉलेज होती है हमें अथॉरिटी से नहीं मिलती, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें वो रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज विच इज़ हेल्पफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज, जो नॉलेज हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है और यूटिलिटी के लिए होती है, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, या फिर इंट्यूटिव नॉलेज। तो यहाँ से जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो है हमारा प्रैग्मेटिक नॉलेज। अब आप देखिए एम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है, अभी हमने पढ़ा एक्सपीरियंस से जो हमें मिलती है। इंट्यूटिव नॉलेज अलग होती है, रिवील्ड नॉलेज अलग होती है, और प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? जो हमें यूजफुल होती है हमारे लिए और यूटिलिटी पर्पस के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक थ्योरी या प्रैग्मेटिक नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड, जो नॉलेज रीजनिंग से मिलती है हम उसको क्या कहते हैं? रैशनल नॉलेज, अथॉरिटेटिव नॉलेज, रीजनिंग नॉलेज, या इंट्यूटिव नॉलेज। जो इसका करेक्ट आंसर है, जो हमें रीजनिंग से मिलती है उसको हम बोलते हैं रैशनल
knowledge. Next question, which type of knowledge is drawn through senses observation? जो कौन से टाइप की नॉलेज हमें सेंसेस को ऑब्जर्व करके मिलती है उसे क्या कहते हैं? रैशनल नॉलेज कहते हैं, लॉजिकल नॉलेज कहते हैं, या फिर हमारा रीजनिंग नॉलेज कहते हैं, या एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं? तो जो हमें सेंसेस को ऑब्जर्व करके नॉलेज मिलेगी उसको हम कहेंगे एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज हमें अभी बताया कि हमारा ऑब्जर्वेशन या फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे जुड़ी होती है, और एम्पेरिकल नॉलेज का ही दूसरा नेम क्या है? पोस्टीरियरी नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवील्ड नॉलेज क्या होती है? तो यहाँ पर हम सारे ही टाइप्स कर रहे हैं नॉलेज के। रिवील्ड नॉलेज कंटेन्ड इन रिलीजियस बुक के अंदर जो होती है उससे बोलते हैं हम रिवील्ड नॉलेज। ये विच कम्स फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज, जो हमें दिव्य स्तोत्रों से मिलती है नॉलेज, या फिर कम्युनिकेटेड बाय प्रोफेट्स। तो तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही ऑप्शन एक ही बात कर रहे हैं, रिलीजियस बुक, डिवाइन सोर्सेज एंड प्रोफेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो रिवील्ड नॉलेज हमें किससे मिलती है? रिलीजियस बुक से, डिवाइन सोर्सेज और प्रोफेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर एंड नाइदर रिलेटेड टू सेंसेस नॉर टू रीजन? अब यहाँ पे पूछा है कौन से टाइप की नॉलेज सब्जेक्टिव होती है और स्पॉन्टेनियसली हमें मिलती है, वो ना तो किसी सेंसेस से जुड़ी होती है और ना ही किसी रीजन से जुड़ी होती है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। एम्पेरिकल नॉलेज होगा, इंट्यूटिव नॉलेज होगा, रैशनल नॉलेज होगा, या फिर अथॉरिटेटिव नॉलेज होगा? तो एकदम जो स्पॉन्टेनियसली आपको मिलेगी हम उसको बोलेंगे इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन जिसे हम बोलते हैं कि एकदम से हमें लग रहा है कि आज कुछ बुरा होगा, तो वो आपको स्पॉन्टेनियसली मिली है। हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ ट्रूथ आर देयर? अब बेसिकली इस क्वेश्चन पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम यहाँ पर जो आंसर मैंने मार्क करा है वो है मेरा 3 की 3 थ्योरीज, क्योंकि मेरी बुक के अंदर 3 थ्योरीज ही गिवन है। अगर किसी बच्चे की बुक के अंदर 4 थ्योरीज हैं तो आप आंसर प्लीज़ 4 मार्क कीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ की बुक में अलग गिवन है। तो इस बुक के अंदर 3 थ्योरीज गिवन हैं, तो आप इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रूथ थ्योरी इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आइडिया और थॉट? इसमें पूछा है कौन सी ट्रूथ थ्योरी पर यहाँ पे इंडिकेट करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑब्जेक्ट के बीच में, आइडिया के बीच में और थॉट के बीच में। तो वो कौन सी थ्योरी है? प्रेगमेटिक थ्योरी है, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी है, कोहेरेंस थ्योरी है, या फिर सारी ही थ्योरीज हैं जो बिल्कुल उसमें क्या करती हैं? रिलेशनशिप बिठाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। जो ऑब्जेक्ट, आइडिया और थॉट तीन चीज़ों के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप बिठाता है, उसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। विच ऑप्शन इज करेक्ट एज पर द प्रेगमेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ? अब जो ट्रूथ की प्रेगमेटिक थ्योरी है उससे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। क्या ये बेस्ड होता है यूटिलिटी और यूजफुलनेस के एजम्पशन पर? बी, बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट आइडियाज एंड थॉट्स आर इंटर रिलेटेड। जो आइडियाज और थॉट्स होते हैं वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं। या फिर सी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अभी हमने पढ़ा, जो आइडियाज और थॉट्स जिसको इंटर रिलेटेड बोलते हैं वो होता है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। और हमारा प्रेगमेटिक थ्योरी हमने पहले किया था, वो क्या होती है? जो हमें यूजफुलनेस और यूटिलिटी से जुड़ी मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंस थ्योरी? अब कोहेरेंस थ्योरी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कंसिस्टेंसी, स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, देयर इज लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स रिवीलिंग द ट्रूथ, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको कोहेरेंस थ्योरी की, कि हमारी कोहेरेंस थ्योरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंसिस्टेंसी, स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, या फिर देयर इज लॉजिकल रिलेशन होता है एक उनके जो रिवील करते हैं ट्रूथ को, या इनमें से सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कोहेरेंस थ्योरी का करेक्ट ऑप्शन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, जो ट्रूथ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करता है। और देयर इज अ लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स रिवीलिंग द ट्रूथ। जो फैक्ट्स रिवील करते हैं ट्रूथ को उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? अब सोर्सेज, हमें नॉलेज के सोर्सेज बताने हैं कि हमें जो ज्ञान होता है वो किन स्रोतों से हमें मिलता है। सेंसेस से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट। एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट। रिविलेशन से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ रिस्पेक्टिवली।
अब बिलीफ और ट्रूथ के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब है जो बिलीफ है वो सब्जेक्टिव होता है और ट्रूथ है ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर जो बिलीफ है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रूथ सब्जेक्टिव होता है, या बिलीफ हमारा पर्सनल होता है, या फिर ट्रूथ हमारा यूनिवर्सल होता है, या फिर डी सिर्फ ए और सी ही करेक्ट है हमारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड सी, जिसके अंदर बताया है कि जो बिलीफ है, जो हमें विश्वास है, वो क्या है हमारा, सब्जेक्टिव होता है और पर्सनल होता है, सबके अपने बिलीव्स होते हैं। और एंड जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एंड यूनिवर्सल होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हेल्प करता है डेवलप करने में एबिलिटी को, जिससे कि डैश हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। जो हम थिंकिंग से सोच कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस एबिलिटी को डेवलप कराना, उसको हम क्या कहते हैं। रीजनिंग, एनालिसिस, ये दोनों ही होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें भी बहुत से बच्चों को डाउट आया था, तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप एक बार बुक को खोल के देखिए, यूनिट 1 को, उसके अंदर रीजनिंग और एनालिसिस का डिफरेंस गिवन है, उसको गो थ्रू कीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा रीजनिंग। तो यहाँ पे पूछा गया था, डैश हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। एनालिसिस होता है कि हम उसको बहुत ही डीप के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ बिल्कुल सही है। बट हमारा इस रीजनिंग होता है उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, सोच कर आपने कुछ निकाला कि हम इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, या इस हम ये चीज़ ट्रिक लगाएंगे तो हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रीजनिंग। तो यहाँ पे यही पूछा गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज और आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बताना है। ए, लर्निंग इज इंक्वायरी बेस्ड, जो लर्निंग होती है वो इंक्वायरी बेस्ड होती है। लर्निंग इज इवॉल्विंग, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है वो ऑल ऑफ द अबव जाता है, कि हमारी जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है वो इंक्वायरी बेस्ड होती है, वो इवॉल्विंग होती है, वो रिफ्लेक्टिव होती है। तो तीनों ही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के। नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय। जो डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, या फिर कॉलबर्ग ने। तो जल्दी से बताओ कि डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है। बहुत ईजी है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट, व्हाट इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग के आपको बताना है बेनिफिट्स क्या हैं। इंक्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को इंक्रीज करना। हेल्प द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग, कि हमारी जो समझ की जो मतलब बुद्धि होती है, मेमोराइजिंग प्रोसेस होता है, उनमें हेल्प करता है। या फिर सी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न द हेरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताओ कि डिस्कवरी लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हमें ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहे हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में भी हेल्प करता है हमारा, मेमोराइजिंग में भी हेल्प करता है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न ह्यूरिस्टिक अप्रोच उसमें भी हेल्प करता है। विच फिलोसोफर थ्योरी एम्फेसाइज एनफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग। तो यहाँ पे पूछा है कि अब इस क्वेश्चन पे भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि यहाँ पर कौन से फिलोसोफर हैं कि जिन्होंने एम्फेसाइज किया था रेनफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, स्किनर, जॉन लॉक, या फिर जेरोम ब्रूनर। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट आफ्टर लर्निंग, तो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जेरोम ब्रूनर नहीं है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन स्किनर है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसकी स्किनर से जाता है हमारा इसका, क्योंकि रेनफोर्समेंट हमारी थ्योरी किसने दी थी हमें, स्किनर ने। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है जेरोम ब्रूनर, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो क्लियर है, अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव इन बॉर्न टेंडेंसी टू ऑफ एडजस्टमेंट टू देयर एनवायरनमेंट, दिस टेंडेंसी इज टर्म्ड एज। जो बच्चे हैं हैव इन बॉर्न टेंडेंसी होती है उनको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, तो उनके अंदर अपना आप ही कैपेबिलिटी होती है कि वो जब बॉर्न होकर आते हैं, एक इन्फेंट होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट में अपना आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस टेंडेंसी को क्या बोला गया है, ए, एडेप्टेशन, बी, एडजस्टमेंट,
सी एसिमुलेशन या फिर डी एकोमोडेशन। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इनबॉर्न टेंडेंसी होती है एडजस्ट करने में एनवायरनमेंट के लिए, तो इसका ऑप्शन हमारा अडेप्टेशन, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स कवर होते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। आई होप कि आप थके नहीं होंगे, बोर्ड नहीं हुए होंगे बिल्कुल भी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इनसे इसी एक पर्टिकुलर सेशन से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम। और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग करते हैं जब करिकुलर को, तो यह वो हम कहाँ से सिलेक्शन करते हैं, नेशन से, रीजन से, कल्चर से या मास कम्युनिकेशन से। तो बहुत इजी है, हम किससे करते हैं, कल्चर से, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स के डिफरेंट कल्चर होते हैं और हमारे एक स्कूल के अंदर बहुत डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स आते हैं। तो सभी कल्चर को दिमाग में रखते हुए हम उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं और प्लानिंग करते हैं। द फोर्सेज दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। जो फोर्सेज या फिर अफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को, उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्युएशन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम या फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। यहाँ पे पूछा था कि कौन से फोर्सेज अफेक्ट करते हैं जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, कि करिकुलम का मेजर कंसर्न क्या है। ए, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन ऑफ सर्विस, पर्सनल सेटिस्फेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो मेजर कंसर्न क्या है करिकुलम का, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा मेजर कंसर्न है करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर ऑफ सोसाइटी इज। अब सोसाइटी का मिरर क्या है, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी, हॉस्पिटल या स्कूल। जल्दी से बताओ कि सोसाइटी का मिरर क्या है, या छोटी फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर, तो वो है हमारा स्कूल। ये हमने पहले भी कवर किया है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारा सोसाइटी का छोटा रूप जो है वो कौन सा है, स्कूल। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब यहाँ पे पूछा है कि करिकुलम के क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपको बताना है। मेथड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। कि करिकुलम के इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, करेक्ट ऑप्शन जाता है वो हमारा ऑल ऑफ द अबव, कि लर्निंग एक्सपीरियंस भी देता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 stages of awareness, interest, evaluation, trial and adoption are for। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो 5 stages हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन, ये किसकी हैं, करिकुलम चेंज की, करिकुलम फॉर्मेशन की, करिकुलम डेवलपमेंट की या फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये 5 स्टेजेस को देखते हैं, हम चेंज करते हैं तब देखते हैं, फॉर्म करते हैं तब देखते हैं, या फिर डेवलप कर रहे होते हैं या तब देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चेंज, क्योंकि हमें अगर करिकुलम में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ में हमें करना है, इवैल्यू करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, देन हम अडॉप्ट करेंगे चेंज करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज। करिकुलम के लिए हमें एक जजमेंट बनानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं या फिर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा इवैल्यूएशन, क्योंकि हम हर एक चीज़ को पहले देखेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, देन उसके बाद हम वैल्यू जजमेंट देंगे। जहाँ पर जजमेंट आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपने इवैल्यूएशन किया है, तो करिकुलम इवैल्यूएशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, presentation of the list of various units, सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू। यहाँ पे पूछा है कि अब आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक लिस्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स, उनकी सब यूनिट्स, टॉपिक्स जो भी हमारे रिलेटेड हैं स्टडी ऑफ सब्जेक्ट से। तो एक पर्टिकुलर स्कूल स्टेज पे कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, करिकुलम डिज़ाइन बोलते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसको बोला जाता है सिलेबस, कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूनिट्स करानी है, सब यूनिट्स कराने हैं, टॉपिक्स करानी है, तो वो होता है हमारा सिलेबस। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, करिकुलर एंड को करिकुलर, imparted to students in a particular school subject or a course of study is called।
यहाँ पे पूछा है सारे ही टाइप्स के एक्सपीरियंस, करिकुलर एंड नॉन करिकुलर, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट, और अ कोर्स ऑफ स्टडी उसको हम क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, या दोनों ही कहते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कहते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, कि कौन सा इन्वॉल्व करता है एक सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट के लिए। ए करिकुलम डिज़ाइन, बी करिकुलम इवेल्युएशन, सी करिकुलम डेवलपमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं तो एक सिक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं डेवलप करते हुए, जो कि बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए उसके स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन Unruh and Unruh model of curriculum development? Unruh and Unruh model of curriculum development में कितने steps हैं? 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या कोई भी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 5 steps are there in Unruh and Unruh model. Steps included in Unruh and Unruh model are, इनमें से कौन से steps included हैं Unruh और Unruh model में? Content, नीड असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। उसके अंदर कंटेंट भी गिवन है, असेसमेंट की भी ज़रूरत है, उसको मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है, ये और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारे ही उसके 5 स्टेप्स दिए हुए हैं अनरू मॉडल के अंदर। कौन कौन से हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट की, इम्प्लीमेंटेशन की, देन इवेल्युएशन। तो उसको ध्यान रखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, नीड एंड असेसमेंट हमारा हो गया है, नीड एंड असेसमेंट, कंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन राल्फ टाइलर मॉडल? तो राल्फ टाइलर मॉडल के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 5 हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 4 स्टेप्स आर देयर इन राल्फ टाइलर मॉडल। अब कौन से स्टेप्स हैं राल्फ टाइलर मॉडल के अंदर? पर्पस को डिफाइन करता है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पसेस, कि अब कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड है। सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, उनको ऑर्गेनाइज करता है। देन लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ द पर्पसेस। अब ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट प्रोसेस का भी, करिकुलम को जब हम डेवलप करते हैं तो पूरा प्रोसेस को हम गो थ्रू करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब कि प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कंटेंट का, लर्निंग एक्सपीरियंस का, ऑर्गेनाइज करते हैं हम कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस को, देन प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस, एंड देन सजेस्ट करते हैं कि कौन से टेक्निक्स और इवैल्यूएशन हमें यूज़ करने चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल फीडबैक हम देते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ, कि अब यहाँ पे पूछा है इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम क्या है सिस्टम के अंदर। तो वो प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, या नन ऑफ द अबव। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। लेटेस्ट नॉलेज को प्रोवाइड करना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या पर्पस है? ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ाना, बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, या फिर सी इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट, या फिर डी डिक्रीज इन ड्रॉप आउट। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम का मेन पर्पस है हमारा कि नंबर ऑफ बुक्स को कम करना, ये नहीं कि बढ़ाना, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है एकत्रित होना, और एकत्रित मीन्स कि आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स हमारी बुक्स के अंदर सेम है, तो उनको सब्जेक्ट्स को कम कर कर, हम नंबर ऑफ बुक्स को कम कर कर हम टॉपिक्स को एक ही सब्जेक्ट में कवर करा देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। बहुत लंबा सेशन हो गया है और मैं भी बोल बोल के अब थक गई हूँ। तो अगर चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, हम एटलीस्ट 5 कर लेते हैं यहाँ पे आज कवर। फर्स्ट क्वेश्चन, in dash model the teacher and students collaborate to produce a context specific curriculum based on the needs and desire that the students themselves experience। कौन से मॉडल के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पे ये पूछा है, ए पार्टिसिपेटरी मॉडल, बी सिचुएशनल मॉडल, या सी दोनों ही हैं, या फिर कोई भी नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा पार्टिसिपेटरी मॉडल। जब हम टीचर और स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं एक साथ और एक साथ ही प्रोड्यूस करते हैं
और एक दूसरे की नीड्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आता है पार्टिसिपेटरी मॉडल। Which model suggests that evaluation is a process by which one matches the initial expectations with the outcomes? कौन सा मॉडल सजेस्ट करता है इवेल्यूएशन का? इवेल्यूएशन क्या है? एक प्रोसेस है जो मैच करता है इनिशियल एक्सपेक्टेशंस को आउटकम्स के साथ। टाइलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, प्रोसेस मॉडल या ऑब्जेक्टिव मॉडल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा टाइलर्स मॉडल। टाइलर मॉडल क्या करता है? इवेल्यूएशन, जो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हमारी आउटकम होती हैं और सेम आती हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम टाइलर्स मॉडल। तो ये आप देख लीजिएगा, टाइलर्स मॉडल के स्टेप्स हैं ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टाइलर्स मॉडल, व्हीलर्स डेवलप अ डैश मॉडल। व्हीलर्स ने कौन सा मॉडल डेवलप किया? हॉरिजॉन्टल, लीनियर, साइक्लिकल या वर्टिकल? वर्टिकल, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा साइक्लिकल। तो व्हीलर ने कौन सा मॉडल डेवलप किया था? साइक्लिकल मॉडल। तो व्हीलर का हमारा साइक्लिकल मॉडल है, उसके जो स्टेप्स हैं वो हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव गिवन है, सिलेक्शन है लर्निंग एक्सपीरियंस का, ऑर्गेनाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस को और इवैल्यू करना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस आर देयर? करिकुलम डिज़ाइंस के कितने टाइप्स गिवन हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं यहाँ पर? 3 टाइप्स गिवन है करिकुलम डिज़ाइन के। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन आर, करिकुलम डिज़ाइन के कितने टाइप्स हैं? डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। तो ये 3 हमारे टाइप्स हैं। टीचर एज पर NCF 2005 इज, अब टीचर जो है हमारा NCF 2005 के अकॉर्डिंग क्या है? बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर या ऑल ऑफ द अबव? उसका करेक्ट आंसर है हमारा फैसिलिटेटर। बहुत बार हम कर चुके हैं ये। नेक्स्ट, NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the question should be on। NCF ने क्या रिकमेंड करा है? 25 से 40% क्वेश्चन किस में से होने चाहिए? किसके होने चाहिए? शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। नेक्स्ट, NCF 2005 states that board should conduct re-examination। तो बोर्ड को री एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना चाहिए? इमीडिएटली कर देना चाहिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा इमीडिएटली कंडक्ट कर देना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बॉस, तो ये बहुत ईजी है, हम कर चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर गोबल गुरु या फिर प्रोफेसर अरविंद कुमार? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के प्रोफेसर कौन थे? चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट, NCF draws attention on other curricular activities such as, जो NCF है वो किन करिकुलर एरियाज पे फोकस करता है? ए, आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट्स, बी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सी, पीस एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन हमारा तीनों ही चीज़ों पर, हर एक चीज़ पर NCF फोकस करता है, अटेंशन देता है। NCF recommends that the total homework time for 10th and 12th students as, हमारा जो NCF ने क्या रिकमेंड किया है कि जो टोटल होमवर्क टाइम है 10th और 12th क्लास के लिए कितना होना चाहिए? 2 आवर्स अ डे, 3 आवर्स अ डे, 4 आवर्स अ डे या 5 आवर्स अ डे? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा 2 आवर्स अ डे। नेक्स्ट, NCERT reviewed the NCF SE 2000 in the light of the report। तो कैसे रिव्यू किया है? लर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट, तो NCF SE की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन। हु प्रपोज NCF एज अ मीन्स ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? तो किसने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मतलब NCF ने किस में प्रपोज किया था? ए, NPE 1986 ने, NPE 1992 में, POA 1992 में या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। NCF proposes the evaluation system should be based on, हमारा evaluation system किस पे बेस्ड होना चाहिए? मार्क्स पर, ग्रेड्स पर या दोनों पर या फिर किसी पर भी नहीं? उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेड्स पर। अब हायर क्लासेस को भी ग्रेड्स में ही दिया जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन, टीचर जो है वो टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर सारे ही चीज़ों पे टीचर को समझना चाहिए?
तो यहाँ पर है सारे ही टीचर को समझना चाहिए इन सब एस्पेक्ट के ऊपर, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। MLL अप्रोच की क्या फुल फॉर्म है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग एंड ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो गाइज यहाँ तक हमारे ये पार्ट 5 ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम 6 से नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको ये 5 पार्ट नॉलेज एंड करिकुलम से 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट करा है, अगर आपको अच्छे लगे हैं MCQ, तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा सेशन हो गया है ये अब। तो ऐसे ही आप एस्पायरिंग टीचर्स के साथ जुड़े रहिए एंड कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स, क्योंकि अब बच्चों का नेक्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम से। तो हम नॉलेज एंड करिकुलम को जल्दी से रिवाइज कर अब ख़त्म कर देते हैं, फिर जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज के लिए यही लास्ट सेशन है हमारा, बाकी हम फिर कल कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना हो सकता है। तो क्योंकि हमें एस्पायरिंग टीचर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, मेरा उद्देश्य यही है या मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। एस्पायरिंग टीचर्स को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। तो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप भी आगे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच।